हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे, टॉपिक था हमारा वायुमंडल एटमॉस्फेयर। हमारा टॉपिक था कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमने वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की, जिसमें हमने उसके अंदर जो आणविक जो तत्व होते हैं जो कि धरातल के समीप होते हैं, उस तत्वों का भार सबसे ज़्यादा धरातल के पास में होता है। ये हमने बात की। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित बात की हमने। डीगैसिंग प्रोसेस, वाष्पन वाष्पन चक्रीय व्यवस्था, और जो रासायनिक संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को देखा, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण के कारण धरातल पर या वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ था। हमने इतना देखने के बाद में हमने कहा कि वायुमंडल के संगठन में हम 3 तत्वों को पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर गैस, एक होता है इसके संगठन में यहाँ पे जलवाष्प ड्रॉपलेट्स, और एक होता है यहाँ पे वायवीय कण एरोसॉल्स। एरोसॉल्स मिट्टी या धूल के कण। ठीक है, यहाँ पे हमने गैस की चर्चा की है। गैस के रूप में हमने कहा कि गैस जो है वो धरातल के समीप आणविक रूप में दो रूप होते हैं ना, परमाणविक आणविक। परमाणु का मतलब बिखरा हुआ रूप, आणविक का मतलब जुड़ा हुआ रूप। आणविक रूप में भारी होने के कारण ये धरातल के पास में होती हैं, और जो परमाणविक रूप होता है, जो हल्की गैसें होती हैं, वो धरातल से ऊंचाई पर होती है, दूरी पर होती है। दूरी पर कौन सी गैस? हल्की गैस। हल्के प्रकार की जो भी गैस है वो धरातल से दूरी पर होती है। समझ गए बात? धरातल के पास तो कौन सी होगी? जो आणविक रूप में गैस पाई जाती है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रकार की, CO2 ऑर्गन प्रकार की जो गैसें हैं, वो धरातल के पास में है। जो हल्की गैसें हैं, मीथेन है, यहाँ पे नियोन है, ओजोन प्रकार की गैसें हैं, वो ऊंचाई पे है, हाइट पे है, वो परमाणु रूप में भी मिलती है। तो यहाँ पे परमाणु का मतलब बिखरा हुआ रूप। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 100 या 120 किलोमीटर तक यहाँ तक आणविक रूप में है, उसके बाद में परमाणविक रूप में ही हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो धरातल है, इस धरातल है इसके ऊंचाई में देखें तो 80 से 90 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 80 से 90 किलोमीटर तक 9 प्रकार की गैसें हैं। 9 प्रकार की गैसें हैं यहाँ मुख्य रूप से। गैसें तो और भी है, लेकिन ये मुख्य गैसें हैं, जिसमें हमने 4 मुख्य गैसों की तो चर्चा की थी। जिसमें मुख्य गैसें कौन सी है? नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन है। इसमें हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मुख्य गैसें हैं। इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा धरातल पर इसकी मात्रा वो तो है 78.08%। इसकी मात्रा वो 20.95%। इसकी मात्रा वो 0.9%, और इसकी मात्रा 0.036%। तो हम इनको देख सकते हैं कि ये धरातल पर सर्वाधिक गैस है, सर्वाधिक मात्रा की गैसें हैं।
जो कि धरातल के समीप ही पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन। इसके अंदर 9 गैसों में और गैसें जो हैं उनके अंदर नियोन है, नियोन, हीलियम, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और हमने ओजोन की चर्चा की, वो 13वें नंबर पे है। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली थी। यहाँ पे अब जो बातें करने जा रहे हैं इन गैसों की कर रहे हैं। हम 4 गैसों की बातें करेंगे। कौन कौन सी गैसों की बातें करेंगे? हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो गैस है इसको 1772 में एक विद्वान था रदरफोर्ड। कौन था? रदरफोर्ड। इस रदरफोर्ड नामक विद्वान ने इस गैस की पहचान की। क्या की? पहचान करने के बाद में इस गैस का नाम या इस गैस को कहने लगे मेफेटिक एयर। क्या कहने लगे? मेफेटिक एयर कहने लगे। इस गैस की पहचान किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कब की? 1772 ईस्वी में। ठीक है, इस गैस के हम प्राकृतिक रूप से देखें, किस रूप में? प्राकृतिक यानी नेचुरल रूप में अगर देखें तो इसके 7 रूप हैं। किसके हैं 7 रूप में? इस नाइट्रोजन के हैं। नाइट्रोजन जो गैस है, इस गैस के कितने रूप हैं? 7 रूप हैं। और वो 7 रूप कौन कौन से हैं? 7 रूपों में पाई जाती है गैस धरातल पर। सबसे पहले बात करें हम तो N2O, पहला प्रकार इसका 7 रूपों में पाई जाती है। तो पहला रूप जो है वो N2O है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा जो रूप है इसका वो NO है, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। और रूप देखें इसके तो तीसरा जो रूप है वो है N2। इसको क्या कहते हैं? आणविक नाइट्रोजन। और रूप देखें, चौथा रूप है इसका वो NO2 है। ये इसको कहते हैं नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। फिर अगला प्रकार जो है इसका वो है NH का। इसको कहते हैं एमिनो एसिड। फिर अगला प्रकार है इसका, छठा प्रकार जो है वो है NH3। इसका इस रूप को कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं इसको? अमोनिया कहते हैं। और जो अगला प्रकार है वो है NHNO3। इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड्स। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रस एसिड्स। ये 7 रूप हैं। नाइट्रोजन के 7 रूप हैं जो कि प्राकृतिक रूप से माने जाते हैं। N2O का मतलब हो गया नाइट्रस ऑक्साइड।
NO का मतलब हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, N2 का मतलब हो गया आणविक नाइट्रोजन, NO2 का मतलब हो गया नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, NH का मतलब हो गया अमीनो एसिड, NH3 का मतलब हो गया अमोनिया, HNO3 का मतलब हो गया नाइट्रस एसिड्स। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें इसका रूप वो है ये वाला NH एमिनो एसिड। ये जीवधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए है? जीवधारियों के लिए। क्यों है जीवधारियों के लिए? जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि इसी से क्या होता है, क्योंकि इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण। समझ गए बात? ये जो रूप है इसका NH एमिनो एसिड प्रकार का, जो जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, ये 7 रूप आप ध्यान में रखोगे। प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन के 7 रूप हैं। कोई भी नाम है तो वो नाइट्रोजन ही है। ठीक है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परऑक्साइड, एमिनो एसिड, अमोनिया, नाइट्रस एसिड्स। ठीक है, इस रूपों के कारण हम इसको नाइट्रोजन कहते हैं। 7 रूप हैं। फिर हम बात करते हैं अगली गैस की। अगली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। अगली जो गैस ऑक्सीजन O2। दो परमाणु 2 एटम के बनने से बनती है। O+O 2 एटम है, इनसे क्या बनता है? O2। ये तो परमाणविक रूप है इसका, ये आणविक रूप है इसका। ये तो क्या है? आणविक। और ये क्या है? परमाणविक। ये परमाणविक जो रूप है ये हमें 100 से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। धरातल के पास हमें आणविक रूप ही देखने को मिलेगा इसका, O2 वाला। ठीक है, यहाँ पे गए हैं तो ये गैस है वो 100 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर परमाणु रूप में मिलती है। ठीक है, इससे अधिक अगर हम देखेंगे तो इसकी ऊंचाई 120 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। 120 किलोमीटर तक। इस ऑक्सीजन जो गैस है इसकी खोज जिसने की थी वो है विलियम सीले। खोज किसने की इसकी? खोज की विलियम सीले। जबकि इसका वास्तविक जो रूप है, इसका वास्तविक रूप जो नामकरण किया इसका, जैसे ऑक्सीजन नामकरण किया, वो किया यहाँ पे एंटोनी लिवोनीजियर, यानी ऑक्सीजन नामकरण किसने किया? एंटोनी लिवोनीजियर। ठीक है, एंटोनी लिवोनीजियर ने इसका क्या किया? ऑक्सीजन नामकरण किया। फिर हम बात करें तो प्रारंभिक जो वायुमंडल था उसमें ऑक्सीजन का जो वर्तमान स्तर पहुंचा है वो कैसे पहुंचा? वनस्पतियों के प्रकाश संश्लेषण के कारण वहां पे पहुंचा है, जिसके कारण वहां पे जो जीव हैं, जीवों की उत्पत्ति निश्चित हुई वहां पे। जैसे जीव हुए कैसे वायुमंडल में या धरातल पर? जब ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो चुकी थी। कब हुई है? प्रारंभिक वायुमंडल के बाद में प्रकाश संश्लेषण, यानी वनस्पतियों के प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन की उत्पत्ति मानी जाती है, जो जीवधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगली जो गैस है वो है ऑर्गन। कौन सी गैस है? ऑर्गन, जो कि 0.93% यहाँ धरातल के अंदर, यहाँ पर धरातल पर वायुमंडल में पाई जाती है। इस गैस की जो खोज की या इस गैस का जो विज्ञानी है वो है यहाँ पे केवेंडिश। इस विद्वान ने इस गैस की खोज किया, इसको जाना। कौन है विद्वान? केवेंडिश विद्वान है। ठीक है, ऑर्गन जो गैस है वो सर्वाधिक अक्रिय गैस मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सर्वाधिक अक्रिय गैस। धरातल पर या पृथ्वी पर मान सकते हो। सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिले तो कौन सी होगी? ऑर्गन। ठीक है, सर्वाधिक सक्रिय गैस आपको ना मिले तो सर्वाधिक सक्रिय गैस जो होगी वो है नाइट्रोजन।
ये क्या है? सर्वाधिक सक्रिय, ठीक है। सर्वाधिक अक्रिय कौन सी होगी? ऑर्गन गैस होगी। फिर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, CO2। धरातल पर सर्वाधिक मात्रा का जो ग्रीन हाउस प्रभाव डालते हैं वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। धरातल पर या पृथ्वी पर बात सकते हो, पृथ्वी के जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा का ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली जो गैस होगी वो कौन सी होगी? CO2 होगी। जबकि प्राकृतिक रूप से, ध्यान देना, जबकि प्राकृतिक रूप से जो प्रभावित करती है ग्रीन हाउस, जो प्राकृतिक गैस है, जो ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो है यहाँ पे CFC। कौन सी है? सॉरी, कृत्रिम। ये क्या है? कृत्रिम गैस। सर्वाधिक कृत्रिम जो गैस है CFC, वो सर्वाधिक यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभावित करती है। फिर यहाँ पे जैसे प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस के रूप में देखिए सर्वाधिक प्रभावित करने वाली गैसों में तो मीथेन जो गैस है वो है, याद रखना है इसको, ये स्टार करके अलग से नोट कर लेना है। कृत्रिम जो गैस होगी सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभावित करने वाली जो कृत्रिम गैस है वो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और सर्वाधिक प्राकृतिक रूप की जो गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभावित करती है वो है मीथेन गैस, जो धरातल से निकलती है, ठीक है, ज्वालामुखी के साथ में। धरातल के आंतरिक भागों से निकलने वाली प्राकृतिक गैस जो ग्रीन प्रभावित करती है वो गैस है मीथेन गैस। और सर्वाधिक मात्रा का ग्रीन हाउस प्रभाव करने वाला जो गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों गैसों को आप ध्यान रखना, तीनों गैसें यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभावित करती हैं, ठीक है। करती मीथेन भी है और करती CFC भी है, और जलवाष्प जो होते हैं वो भी करते हैं ग्रीन हाउस प्रभावित, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ये तो हो गई गैसों की बात। दूसरा इसका कारक था यहाँ पे जलवाष्प। कौन सा था? गैस के बाद में जलवाष्प, जिसका हम यहाँ पे नमी या आर्द्रता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नमी या आर्द्रता। ये जो जलवाष्प है या नमी आर्द्रता है, ये धरातल के पास में 5 किलोमीटर हाइट तक, कितनी हाइट तक? 5 किलोमीटर हाइट तक इसका 90% भाग पाया जाता है। कितना? 90%। कितनी दूरी तक? 5 किलोमीटर तक धरातल है। धरातल से 5 किलोमीटर वायुमंडल है। वायुमंडल के अंदर 5 किलोमीटर की हाइट तक 90% ये नमी आर्द्रता जलवाष्प में पाई जाती है, ठीक है। ये जलवाष्प ही हैं जो कि वायुमंडलीय जो मौसमी परिघटनाएं हैं उनको उत्पन्न करती हैं। उनको प्रभावित करने वाले जो कारक में हम बात करें मौसमी में, तो वो जलवाष्प ही है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ठीक है। निम्न अक्षांश से जैसे हम बात करें ये जलवाष्प के कण होते कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? ये 0 डिग्री वाली रेखा है, सूर्य की किरणें साल भर यहाँ पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक। इस क्षेत्र में जो जल है वो वाष्पित होकर के और वायुमंडल में पहुँचता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो जलवाष्प के कण है वो तो है इस एरिया में। कौन से क्षेत्र में है? इस क्षेत्र में। और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे वहाँ पे जलवाष्प होगा कम। जलवाष्प क्या होगा? कम। यहाँ जलवाष्प क्या है? ज़्यादा, ठीक है। अब यूँ कह सकते हो, क्या कहोगे? निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर आने पर या जाने पर जलवाष्प की मात्रा में निरंतर कमी होती जाती। देखो इसकी लैंग्वेज क्या है? निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर
अक्षांशों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में निरंतर कमी आती जाती है, निरंतर कमी आती जाती है। ये लैंग्वेज लिखोगे आप। इसमें क्या लिखोगे? निम्न अक्षांश, यानी 0 डिग्री अक्षांश से हम 90 डिग्री अक्षांश की ओर जाएंगे तो जलवाष्प हमें कमी देखने को मिलेगा। उच्च अक्षांशों पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, निम्न अक्षांशों पे कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है बर्फ़ जमी हो, लेकिन वो हाइट पे जमी हुई, वो बात में हम इसमें करेंगे आगे, जब चैप्टर आएगा तापमान वाला वहाँ करेंगे। लेकिन अभी तो आप इतना ध्यान में रखो कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आएगी, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी विलोमानुपाती संबंध है इन दोनों में। किनमें? अक्षांश में और वास्तविक जो आर्द्रता है, वास्तविक आर्द्रता, इन दोनों में क्या है? विलोमानुपाती संबंध है। अक्षांश बढ़ेंगे तो वास्तविक आर्द्रता घटेगी, वास्तविक आर्द्रता बढ़ेगी तो अक्षांश घटेंगे। समझ रहे हो बात? यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि निम्न अक्षांश उच्च आर्द्रता, आर्द्रता मतलब जलवाष्प, वास्तविक आर्द्रता। यहाँ पे उच्च अक्षांश निम्न आर्द्रता यानी कम जलवाष्प। ठीक है, तो आप इसको सिंबल को आप ध्यान में रखना, इस सूत्र को आप नोट कर लेना। अक्षांशों के विलोमानुपाती संबंध होता है वास्तविक आर्द्रता का। तापमान के और आर्द्रता के अंदर सामर्थ्य जो होता है वो इसके समानुपाती होता है। यानी एक बात होती है तापमान और आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य, ये एक दूसरे की क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। जैसे जहाँ पर भी तापमान बढ़ेगा, यहाँ सूर्य किरणें साल भर सीधी पड़ती है, जिसके कारण तापमान क्या है? ज़्यादा। 0 डिग्री के पास वाले क्षेत्रों में तापमान क्या है? ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो धारण करने की क्षमता है जलवाष्प को, वहाँ पर जलवाष्प को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण यहाँ की उसकी आर्द्रता सामर्थ्य कितनी हो गई? ज़्यादा। जैसे मानो 1 kg का बर्तन है, एक 2 kg का बर्तन है, एक 5 kg का बर्तन है। अब ये बताओ 1 kg का बर्तन होगा, 2 kg का होगा और 5 kg का बर्तन होगा। इन बर्तनों में आप ये कहो कि इसमें सामान ज़्यादा आएगा या इसमें आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, इसकी सामर्थ्य ज़्यादा है या इसकी है या इसकी है? तो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य किसकी ज़्यादा है? इसकी। यानी इसमें 5 kg कोई भी वस्तु आ सकती है। इसमें 5 kg की जगह 2 kg ही वस्तु आएगी। इसकी आर्द्रता सामर्थ्य इतनी ही है, इसकी आर्द्रता सामर्थ्य 1 kg की ही है। तो तापमान बढ़ेगा वहाँ आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ेगी। ध्यान रखना इस बात को कि आर्द्रता सामर्थ्य और तापमान में समानुपाती संबंध होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। धरातल पर देख लो ऐसी बात, जहाँ पे तापमान कम होगा उसकी आर्द्रता सामर्थ्य कम होगी। वहाँ पे देखो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान कम होगा, इसलिए यहाँ की आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी क्या होगी? कम होगी, जिसके कारण ही वहाँ पर आर्द्रता धारण करने की क्षमता नहीं होने के कारण जो जलबूंद है वो बर्फ में बदल करके नीचे आ जाती है। वहाँ पर उस वायुमंडल में जलवाष्प लटका हुआ नहीं रह सकता, वहाँ की सामर्थ्य ही नहीं है, वहाँ इतनी सामर्थ्य नहीं है, जिसके कारण वो बूंदें हैं वो बर्फ में बदल करके नीचे आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्द्रता धारण करने की क्षमता है। इस क्षेत्रों में कितना तापमान है जिसके कारण वहाँ की आर्द्रता सामर्थ्य ज़्यादा है। यहाँ पर कितनी भी पवनें चले, उसके साथ कितनी भी नमी आए, वहाँ पर इसकी धारण करने की क्षमता ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगी, उस सामर्थ्य से ज़्यादा जो जलवाष्प होगा वो पानी बन करके नीचे बूंद के रूप में आ जाएगा, जिसको हम वर्षा कहते हैं।
ठीक है। तो आर्द्रता धारण करने की क्षमता तक तो वो पानी को ग्रहण कर सकता है। फिर आर्द्रता धारण करने की सामर्थ्य से ज़्यादा अगर जलवाष्प होगा तो वहाँ पर वो ज़्यादा वाला जो जलवाष्प है वो पानी के रूप में नीचे आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक होता है सापेक्षिक आर्द्रता। क्या होता है? सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता वह होती है जो एक्चुअल, एक तो जो आर्द्रता होती है वास्तविक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता है वो दो जगह के स्थान पे हम कैसे निकालते हैं, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता, इसका सूत्र है एक्चुअल ह्यूमिडिटी यानी वास्तविक आर्द्रता, वास्तविक आर्द्रता, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य इनटू यहाँ पर 100। इससे हम सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं। एक्चुअली जो ह्यूमिडिटी है उसमें हम डिवाइड करते हैं इसके सामर्थ्य का, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी ग्रहण करने की जो सामर्थ्य की कैपेसिटी है वो कितनी है, इनको 100 करेंगे तो यहाँ पे हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, यानी सापेक्षिक आर्द्रता हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात हो गई इसकी धारण करने की क्षमता की। इन तीनों सूत्रों को आप ध्यान में रखोगे। तापमान, आर्द्रता, सामर्थ्य एक साथ समानुपाती है। यहाँ पे अक्षांश और आर्द्रता जो है वास्तविक आर्द्रता, उनमें विलोमानुपाती संबंध है। ठीक है, यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो यहाँ पे निकालेंगे तो वास्तविक आर्द्रता जो होगी उसमें आर्द्रता सामर्थ्य को से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे तो वहाँ पे सापेक्षिक आर्द्रता हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई इस आर्द्रता सामर्थ्य की। अब बात करते हैं जो जलवाष्प है, जो धरातल के जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो लघु कणों का क्या कर लेता है, यहाँ पे लघु कणों को अवशोषित नहीं करता, दीर्घ जो कणे तरंगे हैं उनको अवशोषित करता है। कैसे? देखो, सूर्य है, सूर्य से जो तरंगे आती हैं वो आती हैं लघु रूप में। किस रूप में आती हैं? लघु रूप में। ये धरातल है, धरातल से जब टकराएगा तो इसका दीर्घीकरण होता चला जाएगा। क्या होगा? इसका दीर्घीकरण। ठीक है, जब यह चीज़ खुले आसमान में हो, खुले धरातल पर हो, तब तो ये दीर्घ तरंगे यही इतनी ही सीमित रह के वापस अंतरिक्ष की ओर चली जाती है, या वायुमंडल के कणों में अवशोषित हो जाती है, जलवाष्प में हो जाती है, गैसों में अवशोषित हो जाती है। कुछ मात्रा में एक तरंगे है वो बचती है, वो वापस अंतरिक्ष की ओर लौट जाती है। आती किस रूप में है? लघु रूप में। टकरा कर जाती है दीर्घ रूप में, और इसको पार्थिव तरंग में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पार्थिव तरंग। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ ये पानी की एक क्या है? बूंद है। क्या है ये? बूंद है। यहाँ से अगर उसकी श्रृंग और गर्त वाली जो आवृत्ति है वो छोटी है और इसकी गति क्या है? तेज है, तो ये इस बूंद से होकर के निकल जाएगी। ठीक है, और जब यहाँ से मान लो ये टकरा करके और यहाँ से जाएगी तो ये धीरे जाएगी, इसकी गति मंद बढ़ जाएगी, टकरा कर जा रही है, दीर्घ रूप हो रहा है। तो ये दीर्घ रूप जो होगा इसका, ये दीर्घ रूप जो होते ही ये पानी के अंदर से निकलेगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? अवशोषित हो जाएगी। ठीक है, ये गुप्त उष्मा पैदा करेगी उस जलवाष्प की बूंद में। क्या करेगी? गुप्त उष्मा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताएं, गेहूं की जो रोटी है वो रोटी फूलती है। ठीक है, गेहूं की रोटी फूलती है तो उसके अंदर भाप रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो गुप्त उष्मा है। वो क्या है? गुप्त उष्मा। उसका तापमान से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हम बात करें, गर्मियों में जो जलवाष्प है वो धरातल के पास लटके हुए रहते हैं। ठीक है, और उस टाइम में यहाँ पे जलवाष्प ज़्यादा होगी, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इस क्षेत्र में सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं लघु रूप में वो टकरा करके जाएंगी, तब इस जो जलवाष्प की किरणें हैं या बूंदें हैं इनमें अवशोषित हो जाएंगी। अब इसमें गुप्त उष्मा कैद हो गई, इन जलवाष्प की बूंदों में क्या हो गई? गुप्त उष्मा कैद हो गई। इसीलिए हमें जो गर्मियों के दिन होते हैं, उमस भरे जो दिन होते हैं, उसमें गर्मी महसूस होती है।
उमस भरे जो दिन होते हैं ना, वहाँ पे हमें गर्मी महसूस होती है। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसके अंदर जो समुद्री क्षेत्र हैं जिनके किनारे पे लोग मानव समाज रहता है, मानव सभ्यता विकसित है, वहाँ पर जो जलवाष्प की बूंदें तो ज़्यादा होगी क्योंकि नमी होगी वहाँ पे एनी टाइम, और वहाँ पे सूर्य की किरण आएगी तो वहाँ पे जलवाष्प की बूंदों में उन किरणों का अवशोषण होगा, और अवशोषण होगा तो उसमें गुप्त उष्मा रहेगी। वो गुप्त उष्मा जो हमारी इस चमड़ी पे या उस चर्म पे लगेगी तो यहाँ पे जलन महसूस होगी। क्या होगी? उमस भरे गर्मी लगती है अपने को उमस भरे दिनों में, तो वो यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ पे गुप्त उष्मा यहाँ पे लगेगी तो ये जो चमड़ी है वो जल जाएगी। ऊपर की जो खाल है वो क्या हो जाती है? जल जाती है। इसलिए जलने के बाद में अपनी जो खाल होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लैक कलर। इसलिए वहाँ के लोग क्या होते हैं? अधिकतर काले, यानी साउथ इंडिया के लोग देखते हो आप, केरला तमिलनाडु वाले, वो हमें काले ही दिखते हैं। वो क्या है? समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे उमस बनी रहती है, यानी नमी वाला क्षेत्र होता है, आर्द्रता वहाँ पे ज़्यादा है, जिसके कारण जो गर्मी होगी उसके कारण उनकी जो चमड़ी है वो यहाँ पे जलने के बाद में काले रंग पड़ जाता है। ठंडे क्षेत्रों के लोग सफ़ेद क्यों होते हैं? उसका कारण यही है कि वहाँ पे जो जलवाष्प की जो बूंदें हैं, जो जलवाष्प की जो बूंदें हैं वो वहाँ पे कम है, ठीक है, और तापमान वहाँ पे क्या है? कम है, जिसके कारण उनकी चमड़ी क्या रहती है? सफ़ेद रहती है, ठीक है। अपने राजस्थान के लोग भी इतने काले नहीं हैं, सफ़ेद हैं, कारण कि यहाँ पे भी जलवाष्प की बूंदें क्या है? कम है। तेज़ धूप है लेकिन वो जलवाष्प जो होती है वो इन किरणों का अवशोषण नहीं कर पाता है इतना, ठीक है, जलवाष्प है ही कम, तो जिसके कारण यहाँ के लोग भी इतने काले नहीं होते। तो इसको आप ध्यान में रखोगे। जो सूर्य की किरणें आती हैं उनकी जो लंबाई होती है श्रृंग गर्त वाली, ये तरंगे हैं, इसका ये तो भाग है श्रृंग वाला, और ये भाग कौन सा है? इसका गर्त वाला। सूर्य से आती है किरणें वो ऐसे ही आती है श्रृंग और गर्त के रूप में। इसकी आवृत्ति यहाँ पे मापी जाती है कि इसकी लंबाई कितनी है। दो गर्तों के मध्य या दो श्रृंगों के मध्य की जो लंबाई होती है उसी से हम मापते हैं कि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो कितनी लंबाई की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर सूर्य की किरणों की लंबाई यहाँ पे 0.9 माइक्रोन से 2.1 माइक्रोन की होगी तो ये किरणें जलवाष्प में अवशोषित हो जाती हैं। इनको हम दीर्घ तरंग बोल सकते हैं या पार्थिव तरंग भी बोल सकते हैं। इनको हम पार्थिव भी बोल सकते हैं, इनको हम टेरेस्टेरियल भी बोल सकते हैं, टेरेस्टेरियल, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे जो दीर्घ तरंग होगी उनका अवशोषण जलवाष्प के द्वारा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे एरोसोल्स की, वायवीय कणों की, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।